यहाँ पर खड़े करके बात 5 मिनट सर, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ोन मुझे सर का गया था कि आप इस प्रोग्राम में आइए। बहुत अच्छा लग रहा है कि चिरकुंडा कुमार जी यहाँ पे भी प्रेमचंद जी को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रेमचंद जी को मैं कैसे देखता हूँ, प्रेमचंद जी मेरे लिए एक अहम है। सबसे पहली बात ये कि मैं हिंदी साहित्य से नहीं हूँ, मैं सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री की मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है। लेकिन बिहार से ताल्लुक़ रखने की वजह से हिंदी सब लोग पढ़ते ही हैं, स्कूल में हिंदी मीडियम ही होती है, तो हम लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी को उस तरह से हमने पढ़ाई नहीं की। बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के क्रम में मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ना शुरू किया और मैं उसी विषय पे आप लोगों से बात करूं कि प्रेमचंद मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद जो है वो जब मैं पढ़ता हूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रेमचंद जी की मुझे लगती है वो ये है कि प्रेमचंद जी अपने पहले के जो हिंदी के राइटर्स हैं, जो हिंदी के लेखक हैं, जो हिंदी के कवि हैं, उनसे बहुत ही अलग है। अलग इस मामले में है कि प्रेमचंद जी की जो जुबान है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी लेखनी की शैली जो है, वो आम लोग जो हैं उनकी जबान से ज्यादा करीब है। संस्कृत एक महान भाषा है, लेकिन संस्कृत का असर या संस्कृत को के बोझ तरह हिंदी को दबा देना, उसका गला घोंट देना, मुझे लगता है कि हिंदी के साथ भी अन्याय बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि, बहुत सारे सरकारी इदारे की संस्थाएं करते हैं। तो प्रेमचंद जी की जो लेखनी है उसकी सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगती है वो लगती है आवामी जुबान, और वो हिंदी पढ़ती है या वो हिंदुस्तानी पढ़ती है, ना किसी हिंदू को अजनबियत लगती है, ना किसी मुसलमान को लगता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पहले के जो राइटर्स थे उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में थी और वो संस्कृत को इम्पोज करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हिंदी जबान जो है एक खास समुदाय की जबान है, एक खास संस्कृति और एक खास धर्म की जबान है। प्रेमचंद जी ने उसको ब्रेक किया और प्रेमचंद जी इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी लेखनी के अंदर में जो उसका जो थीम है, जो उसकी विषय वस्तु है, वो संकीर्ण तंग-नज़री में नहीं है। उसमें किसान की बात हो रही है, उसमें दलित की बात हो रही है, उसमें हामिद किसी मुस्लिम अनाथ बच्चे की बात हो रही है, उसमें बेवा की बात हो रही है, उसमें समाज के बारे में बात हो रही है। उसको एक कॉम्युनल तरीके से नहीं देखा गया। प्रेमचंद जी से पहले के जो राइटर्स थे हिंदी साहित्य में, उनके वो दो ही काम करते थे। मैं हिंदी साहित्य का स्कॉलर नहीं हूँ, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दूं, लेकिन मेरी बातों को स्पीड से समझिए। या तो हिंदी साहित्य में देवी देवता भूत प्रेत की बातें होती थी जिसकी सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर उन धार्मिक चीजों की बात होती थी, या तिलिस्म की बात होती थी, या छायावादी लोग छाए हुए थे। यानी समाज में जो कुछ चल रहा है उसको टच मत करो, यही लेखकों के अंदर में चलता था। और पास्ट को, माजी को जितना ग्लोरीफाई करना है उसको, मुझे समझ में नहीं आता है कि
कि वीर रस को पढ़ा के हिंदी साहित्य क्या हासिल करना चाहता है। हिंदू और मुसलमानों के जो झगड़े थे वो तो कोई हिंदू किसान और हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं थे। कोई राजनीतिक व्यक्ति एक क्षेत्र को जीतना चाहता है, कोई राजा दूसरे नवाब को हराना चाहता है, कोई बादशाह दूसरे राजा को डिफीट करना चाहता है। उसका महिमा मंडन करके हिंदी साहित्य क्या करना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आता। तो एक हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो वीर रस में चला गया। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद जी ने एक नई लकीर खींची और आप प्रेमचंद जी का जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो भाषण आप सुनेंगे तो उसमें आप उन्होंने पाया कि साहित्य जो है अब तिलिस्मी दुनिया से उतरकर समाज में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में ये उसके बारे में लिखेगा। और इसी को हम कहते हैं लिटरेचर की दो थियरी होती है, दो सिद्धांत होते हैं। लिटरेचर का एक सिद्धांत है आर्ट फॉर आर्ट से और एक होता है आर्ट फॉर सोशल चेंज। यानी लिटरेचर का मकसद है समाज में बदलाव करना। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कहते हैं कि लिटरेचर का मकसद जो है समाज में बदलाव करने का, एक बेहतर समाज बनाने का, समता, इक्वालिटी, मसावा, लिबर्टी, आजादी, बंधुत्व, इस पे समाज को गढ़ने की है, जातिवाद को तोड़ने की है, अंधविश्वास को तोड़ने की है, रैशनल समाज बनाने की जरूरत है। और जब हम कहते हैं अंधविश्वास को तोड़ने के लिए तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग किसी इंसान के धार्मिक भावनाओं को चोट करते हैं। नहीं, धर्म में आपको पूरी आजादी, आप पूजा पाठ, नमाज, गिरजाघर जो भी आप करते हैं वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन धर्म के नाम पे जब आप राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे आप लोगों को लड़ाते हैं, इससे हमें प्रॉब्लम। धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 वर्ष 30 वर्ष उन्होंने 1930 के बाद से लेकर जब उन्होंने सोचा कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं वहां उनको बराबरी नहीं मिल रही है, सम्मान, डिग्निटी नहीं मिल रही है, उन्होंने 25-30 साल तक अध्ययन किया और वो बुद्ध के शरण में गए। और उन्होंने क्या कहा, बुद्ध धर्म को उन्होंने क्यों अपनाया? 3 बातें कही, बहुत ही आसान, जैसे आप बच्चों को 5वीं क्लास के बच्चे भी अगर समझ सकते हैं। उन्होंने बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि इसमें अंधविश्वास का तोड़ है, अंधविश्वास की जगह नहीं है, इसमें परलोक में ज्यादा नहीं फंसना है। इस लोक के बारे में हमें चिंता करना है कि भाई कोई मजदूर जो है वो दिन भर काम करता है तो 300 से 400 रुपए क्यों मिलते हैं, जबकि वो तेल खरीदने जा रहा है तो उससे 200 रुपए ले लिए जाते हैं। वो कहीं खाना होटल में आज खाना खाने जाए, एक टाइम का खाना कहीं भी 70-80 रुपए से कम में किसी का पेट नहीं भर सकता है। तो अगर 3 टाइम वो खाना खाए तो जब 200 से 250 रुपए एक आदमी खाने में ही लगा दे तो उसको 300 या 400 रुपए की मजदूरी क्यों मिल रही है? कोई इंसान जाति के आधार पर सफाई क्यों कर रहा है? हम क्यों नहीं सफाई कर सकते? तो ये जो सामाजिक इश्यूज थे उसको टच पहले के लोग नहीं करते थे। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि बुद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि बुद्ध धर्म में परलोक के बारे में चिंता नहीं है, इस लोक के बारे में। दूसरी बात है कि इसमें विवेक का इस्तेमाल किया गया, प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल अम्बेडकर जी ने किया, प्रज्ञा है। और तीसरी बात है बंधुत्व है, करुणा है, प्रेम है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक लोग जो हैं, अम्बेडकर जी ने बहुत दिनों तक सोचा तब वो बुद्ध की शरण में गए। तो धार्मिक मामले में सबको आजादी है जो जिस धर्म को माने, लेकिन धर्म के नाम पे जो राजनीति जो होती है ये गलत चीज है। तो प्रेमचंद जी ने कॉम्युनल तरीके से समाज को नहीं देखा, प्रेमचंद जी ने सांप्रदायिक तरीके से चीजों को नहीं देखा, प्रेमचंद जी ने समाज के बारे में बात। प्रेमचंद जी जो हैं उनकी एक सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि अगर प्रेमचंद को हिंदी साहित्य से हटा दिया जाए, रेणु को हिंदी साहित्य से हटा दिया जाए और 2-4 और लेखकों को हिंदी साहित्य से हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य जो है, मुझे ये पास्ट को ग्लोरीफाई करना,
एक खास धर्म का महिमा मंडन करना, एक जो सच्चाई, जो जमीनी जो हकीकतें हैं उससे मुंह मोड़ने का साहित्य है। हिंदी के बारे में आप रेलवे स्टेशन से गुजरिए, हर जगह आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा कि हिंदी भारत के जन जन की भाषा, सबको जोड़ने वाली है। रेलवे हिंदी का बड़ा प्रचार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदी एकेडमी में जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे हिंदी क्यों लिखते हैं जो कोई बंगाली को समझने में उसको दिक्कत होती है, किसी मद्रासी को समझने में दिक्कत होती है, किसी आंध्र प्रदेश के लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो एक भाषा जो है, कोई भी जो लिटरेचर है, मुझे लगता है कि उसके अंदर में आम इंसान के दुख दर्द की बात हो, उसके अंदर में पाखंड पे चोट हो, उसके अंदर में सामाजिक सरोकार की बातें, ये लिटरेचर प्रेमचंद जी ने स्थापित किया। अब एक बात मैं कह के यहीं पे अपनी बातों को विराम दूंगा। प्रेमचंद जी 1920-1930 की दहाई में लिख रहे हैं। प्रेमचंद के ऊपर पे रिसर्च भी हुआ है और रिसर्च हो रहे हैं, मैंने भी कुछ पढ़ा है और मेरी भी प्रेमचंद जी से कुछ असहमतियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग अपने आप को रैशनल तार्किक कहते हैं, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोग वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो हमें पेरियार जी की एक बात को हमेशा याद रखनी चाहिए। पेरियार जी ने अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर्स से कहा कि आप बुद्ध की जयंती को मनाइए, लेकिन पेरियार जी ने यह भी बात कही कि बुद्ध जो कह के गए हैं उसे मानना है, लेकिन बुद्ध की सारी बातों को कहना कि अब कुछ दुनिया में कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं, जो बुद्ध कह के चले गए वो फिर दक्षिणपंथी सोच है। प्रेमचंद जी की बहुत सारी लेखनी है, उस लेखनी में बहुत मजबूत पक्ष भी है और बहुत सारे राइटर को उसके कुछ कमजोर पक्ष भी दिख रहे हैं। प्रेमचंद जी भी एक इंसान है, प्रेमचंद जी भी 1920 और 30 की दहाइयों में लिख रहे हैं। प्रेमचंद जी की जो राइटिंग 1920 में दिख रही है उससे ज्यादा मुझे 1930 और 35 की जो राइटिंग वो ज्यादा मुझे मैच्योर दिख रही है सांप्रदायिक सवाल पे। और एक और बात क्या करना चाहिए कि प्रेमचंद की एक और बड़ी क्वालिटी है कि प्रेमचंद जी ने समाज में जो वंचित तबके उनके दर्द के बारे में लिखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सवर्ण समाज से जो लोग आने वाले हैं, आप उस समाज में पैदा हो गए हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप सवर्ण समाज में पैदा हो गए, आप ऊंची जाति में पैदा हो गए, अगर आप लेखक हैं, तो ये बात मत समझिएगा कि आप कोई उपकार कर रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं दलितों के बारे में लिख के, आप कोई महान काम कर रहे हैं महिलाओं के बारे में लिख के, मुसलमानों के बारे में लिख के। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और कोई दलित जो कि 10वां पढ़ा हुआ है, 12वां पढ़ा हुआ और आपको महफिल में सवाल पूछता है कि आपने हमारे चीजों को ऐसे प्रस्तुत न करके ऐसे क्यों प्रस्तुत किया है, तो आपको सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए, क्योंकि जो समाज जो है पीड़ित है उसके दर्द को कोई भी लेखक 100% नहीं समझ सकता। एक बहुत ही डिबेट है हिंदी में कि क्या गैर दलितों के बारे में लिख सकते हैं, और तो प्रेमचंद जी को भी लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक छोटी सी किताब है, जिस किताब का नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो उसमें भी ये क्या गैर दलित के बारे में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। ये लड़ाई होती है, हम लोग भी वामपंथी आंदोलन के दिनों भी इस तरह के झगड़े होते हैं कि अरे यहाँ जातिवादी की बात क्यों हो गई, आप क्यों मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं, मैं तो बड़े अच्छे इंटेंशन से लिखा हूँ, आप मेरी जाति पर सवाल क्यों कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि वहाँ की सवाल का जवाब जो है वो उन्होंने आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक घोड़े का उपमा दिया। एक घोड़ा हो जिसको बहुत दर्द हो, मान लीजिए दिन भर टांगा खींच रहा हो, करा रहा हो, तो आप आउटसाइडर जो है, मान लीजिए घोड़े को चना खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, घोड़े के मालिक है, तो घोड़ा को देख के आप समझ सकते हैं कि घोड़ा पीड़ित है, उसके ऊपर आप कुछ लिख भी सकते हैं। लेकिन जो घोड़ा का दर्द है उसको घोड़ा के अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वामपंथी हूं और मैं उस समाज से नहीं आया हूं, मुझे पूरा हक है उसके बारे में लिखने के लिए, लेकिन अगर उस समाज से भी कुछ आलोचना आती है तो उस समाज की बातों को सुनना चाहिए। अहंकार में उनकी बातों को नहीं, हमें क्या कहते हैं, उसको उसका खंडन नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि अरे आप तो कैसे हैं, हम तो अपना सब कुछ आपके लिए दे दिए और आप मुझे जातिवादी कह रहे हैं।
क्योंकि हम जिस समाज में पैदा होते हैं उसकी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसी बैठी रहती है कि वो समझ लीजिए ब्लड के अंदर में है, इतनी आसानी से नहीं जाती है। इसलिए सच्चा इंसान वही है जो अपनी कमजोरियों को भी समझे और इस धरती पे पैदाइशी तौर पर ना कोई दलित है ना कोई ब्राह्मण है, ये जो कुछ भी हमारे अंदर में पूर्वाग्रह है वो सब इस समाज में हम लोगों ने सीखा है। और अगर हम रोज कोशिश करें तो हम इस पूर्वाग्रह को भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। प्रेमचंद जी की क्वालिटी यही है कि जो उनकी कहानी फूस की रात है या जो ठाकुर का कुआं है, जो दलित का एक दर्द है, जो बीमार है, जो पानी पीना चाहता है, शहर लोग उसको पानी नहीं देते हैं, ये सारी दर्द उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत की है। लेकिन चूंकि वो दलित नहीं थे तो कहीं ना कहीं उनसे कमियां रह गई होंगी। अगर उस कमियों को कोई दलित लेखक अगर चिन्हित करता है तो हमें उसको भी मानना चाहिए और इसी तरह से जो ज्ञान का जो पहिया है वो आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। जो काम प्रेमचंद जी ने किया उनको उनके 1920 और 30 के जमाने में आंकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या 1920 और 30 में इस तरह की लेखनी कोई और स्वर्ण लोगों ने किया, नहीं किया। यही महानता प्रेमचंद जी की है। इसलिए ना प्रेमचंद जी का पूरी तरह से खंडन होना चाहिए, ना प्रेमचंद जी का पूरी तरह से उनको एक देवता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। एक वामपंथी विचारधारा यही है कि हमें सारी चीजों को तथ्यों के रोशनी में उसे देखना चाहिए और उनको याद करना और उनकी बातों को पढ़ना ही उनको बेहतर तरीका है एक ख्याल से आपके अंदर पेश करने का। इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए और मुझे भी अपनी बात करने का मौका दिया। और